ये कहानी है जैंग नाम के एक आदमी की, जिसे एक दिन अचानक से सारी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देने लग जाती हैं। अब इस पावर का वो अपनी लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल करता है, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में जैंग बू को दिखाया जाता है, जो कि एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करता है। वो यहाँ सबसे अलग है क्योंकि वो बंद कमरे में भी काला चश्मा पहनता है और ना ही किसी से घुलने मिलने या फिर किसी से बात करने की कोशिश करता है, और इसी वजह से उसे यहाँ सभी लोग अजीब तरह से देखते हैं। तभी न स्क्रीन पर दो चोर चोरी करते हुए भागते हुए दिखाई देते हैं। तो इनका बॉस इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देता है और फिर ये सभी लोग उन चोरों को ट्रैक करके पुलिस को लोकेशन बताते रहते हैं। पर तभी वो चोर अचानक से इनकी स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। इनमें से किसी को भी पता नहीं चल पाता कि वो चोर कहाँ चले गए, जिससे अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब ये सभी पुलिस को गाइड नहीं कर सकते थे। पर तभी जैंग बू उन्हें एक क्लिप दिखाता है जिसमें वो चोर एक गली में छुपे हुए थे, जिससे अब पुलिस उन चोरों को पकड़ लेती है और ऑफिस का पूरा स्टाफ जैंग बू के लिए खुश होता है और उसके लिए तालियां बजाते हैं। दरअसल जैंग बू स्लो मोशन में देख सकता है, इसलिए उसने चोरों को तेज भागने पर भी उन्हें छुपते हुए देख लिया था। जैंग बू को स्लो मोशन में देखने की एबिलिटी तब मिली जब वो क्लास 5 में एक रेस में दौड़ रहा था, और दौड़ते हुए जब उसने अपनी क्रश को देखा जिसका नाम बोंग था, तो तब उस पल उस दिन से जैंग बू को स्लो मोशन में दिखाई देने लगा। जैंग बू के मॉम डैड को ये बात पता चली तो वो जैंग बू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जो जैंग बू की आंखों को चेक करके बताता है कि जैंग बू को काफी रेयर बीमारी हुई है, जो कि करोड़ों में एक को होती है, और इस बीमारी का नाम है डायनेमिक विजिबल एक्यूटी, जिसमें इंसान को दुनिया की सभी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देने लग जाती हैं, जिससे कि वो किसी भी चीज को डिटेल में देख सकता है और किसी भी स्पीड या तेज आती हुई चीज को आराम से रोक सकता है। जिसे साबित करने के लिए वो जैंग बू की तरफ एक तेज बॉल को फेंकता है, जिसे कि जैंग बू बड़े ही आराम से पकड़ लेता है, और फिर डॉक्टर उसकी आंखों को ज्यादा तकलीफ ना हो करके उसे हर वक्त काला चश्मा पहनने की सलाह देता है। तो अब जैंग बू की इस डिजीज का पता चलने के बाद जैंग बू के पिता उसका इलाज करवाना चाहते थे, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इलाज करवा पाए, इसलिए वो डॉलर में कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। जिसके बाद से जैंग बू अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगता है और उसे लग रहा था कि उसकी ये बीमारी उसके लिए एक वरदान है, इसलिए वो अपनी इस पावर से काफी मजे और अच्छे खासे नज़ारे एंजॉय कर लेता था। पर हमेशा काला चश्मा पहनने की वजह से उसे स्कूल के बच्चे बुली करने लगे थे। उसकी कोई दोस्त थी तो वो बोंगसू ही थी, जो कि हर चीज में उसकी मदद करती थी, और योंगबू उसे धीरे धीरे प्यार करने लगा था। लेकिन उसकी वजह से अब स्कूल के बच्चे बोंगसू को भी परेशान करने लगे थे, जिस वजह से बोंगसू ने योंगबू से दूरी बनाना ही सही समझा और वो उससे दूर हो गई, जिससे जैंग बू को बहुत दुख पहुंचता है और वो अब चाहता था कि उसकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाए, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता था। यहाँ तक कि इस डिजीज की वजह से उसके साथ वाले भी उसे छोड़कर जा रहे थे, इसलिए वो अब हमेशा दिन भर टीवी देखने में लग जाता है ताकि उसकी आंखें खराब हो जाए। पर इससे उसकी आंखें खराब तो नहीं हुई, बल्कि उसे के ड्रामास देखने की लत लग गई, जिसमें वो के ड्रामा के हीरो को खुद को इमेजिन करता था और उनकी सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करता था, पर कभी भी वो उनकी प्रैक्टिस के लिए घर से बाहर नहीं जाता। अब इसी तरह से बहुत साल बीत जाते हैं और जैंग बू 20 साल का हो जाता है, और इन 20 सालों में उसके पिता कभी भी घर वापस लौट कर नहीं आए। आई तो उनकी सिर्फ मौत की खबर, जिसे सुनकर जैंग बू और उसका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। और अब जैंग बू अकेला पड़ चुका था, तो वो अब अपने डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि इतने सालों में कोई उसका करीबी था तो वो डॉक्टर सियोकी थे, जो उसे कहते हैं कि तुम्हें अब अपने परिवार का ध्यान रखना होगा और तुम्हें कोई जॉब कर लेनी चाहिए जिससे तुम अपने परिवार का ख्याल रख सकते हो। इसलिए इसके बाद से ही जैंग बू ने सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया था। अब इधर जैंग बू कहता है कि उसे सीसीटीवी में लोगों को देखना अच्छा लगता है, इससे उसे अपने बचपन के उन के ड्रामास की याद आती है जिन्हें वो बचपन में पहले देखा करता था। इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हर कोई अपनी लाइफ में लीड कैरेक्टर है। अब एक दिन जैंग बू के साथ काम करने वाला उसका कोलीग उनके बॉस से जैंग बू के बिहेवियर के बारे में बात करता है कि जैंग बू बहुत इंट्रोवर्ट है, वो चुपचाप या गुमसुम रहता है, वो किसी से बात नहीं करता। वो कहता है कि कल से वो जैंग बू के साथ ही बैठेगा और उससे घुलने मिलने और बात करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो अगले दिन से ऐसा ही करता है और जैंग बू से बात करने की कोशिश करता है। जैंग बू उसे जवाब तो देता है, पर अपने मन में ही। अब इधर उसका कुलीग जब उससे बातें कर रहा था तो वो नोटिस करता है कि जैंग बू सीसीटीवी में लोगों को बड़े गौर से देखता है और उनके फुट स्टेप को भी काउंट करता है कि वो कितने फुट स्टेप चलने पर किस जगह पर पहुंच रहे हैं। उसके कुलीग को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है, पर वो इसके बारे में उससे नहीं पूछता। फिर वो उसके साथ घुलने
मिलने के लिए उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो इस पर जैंगबू को अपनी बचपन की क्रश की याद आ जाती है जिसे वो बचपन में प्यार किया करता था। इसलिए वो अब अगले दिन सबसे पहले अपने बचपन की क्रश बोंग से मिलने के लिए जाता है, जो कि अब बहुत ही सुंदर और क्यूट हो गई थी। पर अब वो अकेली रहती थी, उसकी ना ही मॉम थी और ना ही डैड थे और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा था। जैंगबू उसे जब देखता है तो इधर एक लड़की बोंग से अपने पैसे वापस मांग रही थी। वो बोंग को धमकाती है कि अगर उसने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो उसका घर खाली करवा देगी। अब इधर बोंगसू भी जैंगबू को देखती तो है पर वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि जैंगबू बचपन से फिर कभी भी उससे मिलने नहीं गया था। इसके बाद जैंगबू अपने ऑफिस आ जाता है जहां रोज अब वो बोंगसू को अपने सीसीटीवी स्क्रीन पर देखा करता है कि वो कहां जा रही है और क्या कर रही है। इससे उसे पता चलता है कि बोंगसू हर रोज रात को एक कॉफी शॉप के सामने सोडा पीती है, तो जैंगबू भी वही सोडा पीने लग जाता है। फिर वो अगले दिन देखता है कि बोंगसू रास्ते में पड़े हुए एक सोफे को देख रही थी, तो वो अब उस सोफे को उठाकर उस कॉफी शॉप के सामने रख देता है। फिर रात में जब बोंगसू आती है तो वो उस सोफे को यहाँ देखकर हैरान हो जाती है, पर फिर वो उसमें बैठकर सोडा पीने लगती है। फिर इसके अगले दिन जैंगबू देखता है कि बाहर बारिश हो रही है और उसकी बस भी छूट चुकी है और उसके पास छाता भी नहीं है। इसलिए अब जैंगबू उसे छाता देने के लिए अपने कुलीग के साथ जाता है और के ड्रामास के हीरोज की तरह बोंगसू के सर पर छाता खोलता है। पर बोंगसू को ये बहुत अजीब लगता है और वो उसे आवारा कहकर यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद जैंगबू अपने कुलीग के साथ डॉक्टर सियोक के पास जाता है जहाँ जैंगबू उन्हें बोंगसू के बारे में सारी बातें बताता है और उन्हें उसे इम्प्रेस करने के लिए कोई आइडिया देने के लिए कहता है। तो इस पर डॉक्टर सियोंग उसे बोंगसू को फ्लावर देकर इम्प्रेस करने के लिए कहता है। अब अगले दिन हम बोंगसू को देखते हैं जिसका आज सिंगिंग ऑडिशन था, पर वो वहाँ जाने के लिए बहुत लेट हो गई थी। इसलिए वो अब ऑडिशन में फोन करके रास्ते में ही गाना गाने लगती है और यहाँ उसे गाना गाता देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं, जिनमें से एक जैंगबू भी था। वो यहाँ बोंगसू के लिए एक फ्लावर का बुके लाया था और फिर जब बोंगसू अपना गाना खत्म करती है तो जैंगबू उसे वो फ्लावर का बुके दे देता है। पर बोंगसू उससे खुश नहीं होती, बल्कि वो ये कहती है कि वो इन फ्लावर के बदले में जहर खाना पसंद करेगी। फिर जब वो यहाँ से जाने लगती है तो जैंगबू उसे उसके बचपन के नाम बोंगसू से बुलाता है और वो उसे बताता है कि वो उसका बचपन का दोस्त जैंगबू है। पर बोंगसू उसे कहती है कि वो उसे नहीं जानती और उसका नाम बोंगसू नहीं बल्कि ओसुमी है। अब ये जानने के बाद जैंगबू को एहसास होता है कि वो आज तक गलत लड़की का पीछा कर रहा था, पर अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो सुमी को प्यार करने लगा था। और फिर शाम को जब जैंगबू अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में सुमी मिलती है जो कि अपने घर का राशन ले जा रही थी। वो जैंग को रोकती है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। फिर जैंगबू उसके राशन के बैगों को उठाता है और सुमी के साथ उसके घर पर जाता है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो सुमी उससे पूछती है कि वो बोंग को क्यों ढूंढ रहा है। तो जैंगबू उसे बताता है कि वो उसकी बचपन की क्रश थी और वो उससे बहुत प्यार करता था। फिर इसके अगले दिन जब जैंगबू सुमी को स्क्रीन पर देख रहा होता है तो सुमी को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो म्यूजिक कंपटीशन में सेलेक्ट हो चुकी है, जिसे सुनकर सुमी बहुत खुश हो जाती है और रास्ते पर ही नाचने लग जाती है। जिसके बाद वो रात में अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसे दूर से जैंगबू भी यहाँ देख रहा होता है, पर सुमी उसे देख लेती है। फिर वो जैंगबू को अपने पास बुलाती है और उससे बातें करने लगती है। वो जैंगबू को अपने गाने की लाइंस दिखाती है और उन्हें गाती है, जिसे सुनकर जैंगबू उसे काफी अप्रिशिएट करता है और बधाई देता है। फिर वो उसे अपना भी टैलेंट दिखाता है। वो लोग उसकी तरफ बहुत तेजी से एक चम्मच को फेंकते हैं जिसे जैंगबू बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। फिर इसके अगले दिन हम देखते हैं कि जैंगबू सुमी के घर की तरफ अपने फुट स्टेप को काउंट करते हुए जा रहा था और ऐसा करते हुए सीसीटीवी में जैंगबू का कुलीग दोस्त उसे देख लेता है और उसे पता चलता है कि जैंगबू ने सुमी के घर की तरफ जाने वाले रास्तों के मैप्स और डिजाइन बनाए हुए हैं, जिन्हें देखकर अब उसका दोस्त समझ जाता है कि जैंगबू सुमी के घर के रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आंखें बंद करके भी उसके घर का रास्ता न भूले। फिर शाम को जैंगबू सुमी का इंतजार कर रहा था तो वहाँ पर सुमी आती है और फिर ये दोनों साथ में वॉक करते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। इधर जैंगबू उसे बताता है कि वो एक सीसीटीवी सेंटर में जॉब करता है जिससे वो लोगों पर नजर रखता है। अब ये दोनों वॉक करते करते उसी कैफे के पास पहुंच जाते हैं जिसके बाहर जैंगबू ने सुमी के लिए सोफा रखा था। फिर सुमी उसे बताती है कि उसे इस कैफे के ओनर पर क्रश है, वो उसे बहुत पसंद करती है और उसके पास अपनी खुद की कार भी है, जिससे अब जैंगबू को उस कैफे ओनर से बहुत जलन होने लगती है
वो उसकी तरफ बहुत घूर कर देखता रहता है। इसके बाद जब वो अगले दिन अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ वो सभी से पूछता है कि क्या किसी के पास कार है, अगर है तो उसे वो एक दिन के लिए उधार दे दे, क्योंकि वो अब सुमी को एक बार अपने साथ कार में घुमाना चाहता था, पर उसके ऑफिस में किसी के पास भी कार नहीं थी। उधर हम सुमी को देखते हैं जो नाचते नाचते जा रही थी, तो उसके पास वही लड़की आती है जिसे कि सुमी ने पैसे उधार लिए थे। वो सुमी को धमकाने लगती है और कहती है कि उसने उसके पैसे नहीं लौटाए तो उसे पैसे निकलवाने के और भी तरीके आते हैं। ऐसा कहते हुए जब वो सुमी पर हाथ उठाने वाली थी तो इधर पर जेंगबू अपने दोस्त के साथ आ जाता है और उस लड़की को ऐसा करने से रोक देता है, जिससे सुमी जेंगबू से काफी इम्प्रेस होती है और वो समझ जाती है कि जेंगबू अपने ऑफिस में सीसीटीवी में उसे ही देख रहा था। फिर जब जेंगबू अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो सीसीटीवी में देखकर जेंगबू को शुक्रिया कहती है। फिर शाम को हम जेंगबू और सुमी को एक पार्क में देखते हैं। ये दोनों यहाँ बातें कर रहे थे तो जेंगबू उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कार मिल जाएगी तो तुम क्या करोगी। इस पर सुमी बताती है कि अगर उसके पास कार होगी तो वो रोज समुद्र को देखने के लिए जाएगी, क्योंकि उसने आज तक कभी भी समुद्र को पास से नहीं देखा है। अब इसके बाद से जेंगबू जिस लोकल बस में ट्रेवल करता था उसके ड्राइवर से दोस्ती करना शुरू कर देता है। वो सीसीटीवी में देखता है कि उस बस का ड्राइवर रोज रात को एक पार्क में बेसबॉल खेलता है, इसलिए वो भी अगले दिन से उस पार्क में जाने लगता है और धीरे धीरे करके वो उस बस ड्राइवर से अच्छी दोस्ती कर लेता है। जिसके बाद वो उसे अपनी पूरी लव स्टोरी बताता है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहता है ताकि वो सुमी को अपने साथ समुद्र बीच दिखा सके, इसलिए उसे उसकी बस की जरूरत थी। तो इधर वो ड्राइवर उसकी लव स्टोरी सुनकर उसकी बात को मान जाता है। जिसके बाद अब अगले दिन ये लोग सुमी को समुद्र दिखाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में इन्हें पुलिस रोक लेती है क्योंकि इनके बस का परमिट इस शहर से बाहर जाने का नहीं है, पर समुद्र तो इनके शहर से बाहर था, तो अब ये लोग वहाँ नहीं जा सकते थे, इसलिए इन्हें वापस लौटना पड़ता है। और अब इधर ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं सुमी भी जेंगबू को पसंद करने लगी है। फिर अगले दिन जेंगबू जब अपने ऑफिस में था तो इधर उनका बॉस सभी लोगों को बताता है कि उनके शहर में बहुत ज्यादा लड़कियां किडनैप हो रही हैं, तो वो लोग अपना काम सही से करें और सीसीटीवी स्क्रीन पर कड़ी निगरानी रखें। तभी जेंगबू सुमी को अपने मॉनिटर पर देखता है और अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे जेंगबू बहुत घबरा जाता है और वो यहाँ से जल्दी से भागकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि सुमी गायब हो गई थी। पर यहाँ आकर उसे पता चलता है कि सुमी ने उस पर मजाक किया था, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जेंगबू उसके लिए आता है या नहीं, और वो जेंगबू से मिलना भी चाहती थी क्योंकि वो उससे प्यार करती है। फिर वो जेंगबू का चश्मा उतारती है और उसे किस करके अपने प्यार का इजहार करती है। जिसके बाद जेंगबू सुमी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, पर जब सुमी अपने घर पर पहुंचती है तो यहाँ पर वो सभी लोग आए थे जिनके सुमी ने पैसे देने थे। वो सभी सुमी को धमकाते हैं और उसके घर के सामान को बिखेर देते हैं। ये देखकर जेंगबू उसकी मदद करना चाहता था, पर तभी उसी वक्त उसकी आंखों की बत्ती चली जाती है और वो गिर जाता है। फिर जब सभी कर्जदार यहाँ से चले जाते हैं तो सुमी और जेंग उनके फैलाए हुए सामान को समेटने लगते हैं, और तभी जेंगबू को सुमी के सामान में वो स्केचेस मिलती हैं जिन्हें बचपन में जेंगबू ने सुमी को दिया था, जिन्हें देखकर जेंगबू को पता चलता है कि सुमी ही उसकी बचपन वाली क्रश है। वो सुमी से कहता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला, तो सुमी उसे बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि वो उसे बचपन वाली क्रश के रूप में जाने। अब इसके अगले दिन जेंगबू अपने डॉक्टर के पास जाता है, जो कि उसकी आंखों को देखकर बताता है कि उसकी बीमारी अब बहुत बढ़ चुकी है और वो बहुत ही जल्द अंधा हो जाएगा। वैसे इस बात को जेंगबू को पहले से ही पता थी, इसलिए वो हर जगह फुट स्टेप को नोटिस करता था ताकि उसे अंधे होने पर भी पता रहे कि वो कहाँ पर है। फिर उधर हम सुमी को देखते हैं जो कि अपने कर्जदारों से अब परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अब अपना घर बेचकर अपने कर्जदारों को पैसे दे देती है और अब सुमी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपने सामान को एक डिब्बे में डालकर एक सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है और उधर सीसीटीवी सेंटर में जेंगबू उसे देख रहा था। फिर उन सभी लोगों को अपने मॉनिटर पर उसी जगह पर एक कार बहुत देर से घूमती हुई दिखाई देती है, जिससे उन्हें उस कार पर शक होने लगता है, क्योंकि कार की डिटेल से वो चोरी हो चुकी थी। इसलिए अब सभी को शक होता है कि ये कार उन्हीं किडनैपर्स की गाड़ी है, और अब ये सभी लोग उस कार पर नजर रख रहे होते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पर तभी वो कार अचानक से इनके स्क्रीन से गायब हो जाती है। जेंगबू जब सुमी को देखने की कोशिश करता है तो वो भी गायब हो चुकी थी, जिससे जेंगबू बहुत परेशान हो जाता है और वो यहाँ से जल्दी से भागकर उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर सुमी खड़ी थी। लेकिन रास्ते में जेंगबू की आंखें पूरी तरह से खराब हो जाती हैं और वो अंधा हो जाता है, जिस वजह से वो साइकिल से गिर जाता है। लेकिन वो फिर भी दौड़ते दौड़ते जैसे तैसे उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक किडनैपर सुमी को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश कर रहा था, पर जब वो जेंगबू को उसकी तरफ आता हुआ देखता है तो वो सुमी को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है।
लेकिन जैंगबू को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो अभी भी भाग रहा था और वो एक गाड़ी से टकराने वाला था, पर सुमी उसे बचा लेती है। जिसके बाद इधर पुलिस भी पहुंच जाती है, जो कि सुमी को अपने साथ गवाही देने के लिए ले जाती है और इधर जैंगबू अकेला रह जाता है। पर सीसीटीवी में ये देखकर जैंगबू का दोस्त उसके पास आता है और अब जैंगबू बहुत दुखी होता है, क्योंकि पूरी तरह से अब उसकी आंखें खराब हो चुकी हैं। फिर इस घटना के बाद से बहुत दिनों तक जैंगबू और सुमी एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। सुमी जैंगबू से मिलने के लिए कई बार सीसीटीवी की तरफ देखती है, पर जैंगबू उससे मिलने के लिए नहीं आता है। फिर कुछ दिनों बाद सुमी को जैंगबू उसी कॉफी शॉप पर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो जैंगबू को देखकर उससे हाय कहती है। पर जैंगबू तो अब पूरी तरह से अंधा हो चुका था, तो वो अपनी स्टिक निकालकर यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर सुमी बहुत हैरान और दुखी हो जाती है। फिर वो जैंगबू के पीछे पीछे उसका चुपचाप से पीछा करती है और वो जैंगबू के साथ एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाती है, जहां पर जैंगबू ने सुमी के बहुत सारी तस्वीरें बनाई थी। मतलब कि जैंगबू उससे इतना प्यार करता था कि वो आंखें बंद करके भी उसे बना सकता था। फिर इसके अगले दिन सुमी फिर से जैंगबू का पीछा करने लगती है, पर तभी जैंगबू पीछे मुड़कर उससे पूछता है कि तुम आज कहाँ जाना चाहोगी। अब ये बात सुनकर सुमी समझ जाती है कि जैंगबू उसे आंखें न होने पर भी महसूस कर सकता है, जिसके बाद जैंगबू को वो गले लगा देती है और दी एंड। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।